हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। कल हमने पढ़ा था आयोनिक रेडियस, जिसमें मैंने आपको सारी की सारी बातें समझा दी थी। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो इसको गौर से सुनना, एनसीईआरटी आपकी पूरी कंप्लीट होगी। इसके बाद आप एनसीईआरटी को देख सकते हो, और मैं साथ साथ में आपको एनसीईआरटी के पॉइंट्स भी लिखाता चला जाऊंगा कि एनसीईआरटी के अंदर क्या दिया है, और पीवाईक्यूज जो आए हुए हैं मैं वो साथ साथ आपको बताता हुआ चलूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे पहले आता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या, या ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है ये क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर शेल्स होती है, ये आपको पता होगा। तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होता है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। उस आउटर मोस्ट शेल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो मिनिमम होनी चाहिए। मिनिमम कितनी लगती है, उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको दिखाता भी हूँ डायग्रामेटिकली। जैसे ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये शेल्स हैं, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है तो उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? आयोनाइजेशन एनर्जी। उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। बस सिंपल सी बात यह है कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसे हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसको हम लिखते हैं, देखना, द मिनिमम अमाउंट of energy required to remove the electron from the valence shell। कहाँ से? वैलेंस शेल से। from the valence shell of isolated gaseous atom। gaseous atom। तो वही मैंने लिखा है कि मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए हमको चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। जो हमारे पास वैलेंस शेल के अंदर है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए मिनिमम कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो ये भी याद रखना कि ये हमेशा, दूसरा पॉइंट, ऑलवेज एंडोथर्मिक होती है। ऑलवेज एंडोथर्मिक, ऑलवेज एंडोथर्मिक यानी पॉजिटिव होगा। एनर्जी जब देनी होती है ना, जब हम एनर्जी देते हैं तो वो पॉजिटिव होगा, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो नेगेटिव होता है। ऑलवेज एंडोथर्मिक। ये कैटायन के लिए, किस किस के लिए? फॉर कैटायन एंड पेरेंट एटम। ये क्या मैंने लिखा कि एंडोथर्मिक होती है कैटायन और पेरेंट एटम के लिए। कैटायन कब बनता है? जब पेरेंट एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। जब पेरेंट एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है ना, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो अट्रैक्शन बढ़ा, तो दूरियां कम हो जाती है।
न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में दूरियां कम हो जाती है। तो उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी हमको ज़्यादा देनी पड़ेगी उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि दूरियां कम हुई, अट्रैक्शन बढ़ा है। वैसे ही पेरेंट एटम के अंदर भी, पेरेंट एटम नॉर्मल एटम है, उसमें से भी अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो एनर्जी तो देनी पड़ेगी। हाँ, अगर नेगेटिव होता तो मान लो कोई किसी ने इलेक्ट्रॉन खाया, नेगेटिव है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा आसान है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी वहाँ पर कम होती है। डेट्स वाई मैंने ये पॉइंट लिखा है। आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे ये है, जैसे ये एक्स है, एक्स है, तो ये गैसेस स्टेट में होना चाहिए, ये याद रखना, गैसेस होना चाहिए। क्या लिखा मैंने, आइसोलेटेड गैसेस एटम। तो आइसोलेटेड गैसेस एटम में से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं वो आयोनाइजेशन एनर्जी है। इस पर मैं आपको सवाल भी दिखाऊंगा। देखो, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये क्या बनेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको आप ये डायग्राम भी बना सकते हो जो मैंने आपको अभी बनाई, कि इलेक्ट्रॉन दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। ये आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी है। पहले इसको पॉज करो, नोट करो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एनर्जी चेंज कॉरस्पॉन्ड टू द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आपको समझ में आएगा, मैं यहाँ से आपको कुछ दिखाता भी हूँ। जैसे एक्स, इसमें से क्या किया हमने, इससे हमने बनाया दूसरा, तो इसमें से बताओ कौन सा सही है। ये बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सी एनर्जी चेंज जो है वो सिमिलर है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के। इसको आप बताओ, इसका आंसर क्या होगा। देखो क्वेश्चन को अच्छे से। इलेक्ट्रॉन निकला है ना, तो यहाँ पर प्लस होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या बोला था, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। आयोनाइजेशन होती है कि आइसोलेटेड गैसेस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलना है, तो ये वाला सही होगा। ये सॉलिड से गैस में जब हम जाते हैं ना, तो ये एनर्जी होती है सब्लिमेशन एनर्जी। ऐसे से मैं इसको लिखता हूँ, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन होता है। दैट इज सब्लिमेशन एनर्जी। ये एक्वस है, यहाँ पर हाइड्रेशन वो कंसेप्ट आएगा। तो ये अब गैसेस बना है। अब जब हम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ये अभी क्या बना है, ये गैस में चला गया। अब जब मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा ना, अब इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो ये होगा, मतलब ऐसे। अब ये बनेगा एक्स प्लस, प्लस ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और ये गैस है, गैस में गया ना, दैट इज, ये आयोनाइजेशन एनर्जी है। आई होप आपको इस क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या। सेम एटम के लिए हम देखेंगे। देखो, सेम एटम के लिए सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या पढ़ेंगे हम, सक्सेसिव, सक्सेसिव
आयोनाइजेशन एनर्जी को मैं आई से लिख रहा हूँ, या आयोनाइजेशन पोटेंशियल आप लिख सकते हो। ये फॉर सेम एटम है, फॉर सेम एटम। तो ये है एम गैसेस, इससे इलेक्ट्रॉन निकला एम प्लस, अब इसमें से हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन और निकाला, इस पे क्या आएगा +2, इसके ऊपर क्या आएगा +2। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जैसे 1 है 2 है, अब मैं मान लो एक और निकाल लिया मैंने, तो ये M+3 हो जाएगा, M+3 हो जाएगा। तो ये क्या है, पहला इलेक्ट्रॉन जब आइसोलेटेड गैसेस एटम में से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, डेट इज ये हो जाएगा आपका आयोनाइजेशन एनर्जी 1, आयोनाइजेशन एनर्जी 2, आयोनाइजेशन एनर्जी 3। ये क्या हो जाएगा आपका आयोनाइजेशन एनर्जी 1, आयोनाइजेशन एनर्जी 2, आयोनाइजेशन एनर्जी 3। तो यहाँ पर क्या एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है, तो लगातार क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर थे, यहाँ पर अब यहाँ पर क्या हुआ, प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन से इंक्रीज हुआ, यहाँ पर प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन से और बढ़ा, यहाँ पर प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन से और ज़्यादा बढ़ा। तो मतलब जब इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, इलेक्ट्रॉन निकला तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा ना यार, जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज घटेगा, अट्रैक्शन बढ़ने से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में दूरियां कम होंगी, तो दूरियां जब कम होंगी तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है ना, जब दूरियां कम होंगी वो उसको न्यूक्लियस जो है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जब न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है ना। यहाँ पर IE1 किसका है, IE1 ऑफ M है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ M, ये हो सकता है यहाँ पर, दैट इज, तो यहाँ पर ऐसे से आपको दिख सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये IE2 है, IE2 ऑफ, IE2 किसका, M का, IE2 पहला इलेक्ट्रॉन निकला ना, IE2 किसका है, M का, IE2 ऑफ M। लेकिन ऐसे भी हो सकता है, ये IE2 है M का, लेकिन IE1 है M प्लस का, इसके रेस्पेक्ट में अगर देखो तो ये तो IE1 है ना, तो IE1 ऑफ M प्लस, इसका IE1 है, वैसे ही यहाँ पर है। अगर आप इसके रेस्पेक्ट में इसको देखो तो IE3 ऑफ M, यहाँ आप लिख सकते हो IE3 ऑफ M। अगर इसके रेस्पेक्ट में देखो तो IE2 ऑफ M प्लस, आपको समझ में आ रहा होगा। इसके रेस्पेक्ट में देखो तो IE1 होगा, IE1 ऑफ किसका, IE1 M+2 का, ये IE1 होगा। तो ये, और सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का तो ऑर्डर मैंने बता ही दिया आपको कि किसका सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लगातार निकल रहा है तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो IE3 का सबसे ज़्यादा, IE1, IE2, ये सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है। इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो अट्रैक्शन बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, तो डेट्स वाई, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ता है जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ना, तो प्रोटॉन बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा ना न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में, इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। तो इसको पॉज करो, नोट करो, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग
आयोनाइजेशन एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं? तो पहला आता है आपका जो कि है एटॉमिक रेडियस, या साइज। तो होगा क्या, देखो अगर साइज बढ़ा तो साइज बढ़ने से क्या होगा, साइज बढ़ने से क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। साइज जब बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो दूरियां बढ़ेंगी। यहाँ आप साइज से सीधे देख सकते हो कि साइज अगर इंक्रीज हुआ, साइज इंक्रीज होने से क्या होगा, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो सीक्वेंस वाइज में लिखूंगा ताकि आपको समझ में आएगा। देखो साइज से क्या होगा, साइज अगर इंक्रीज हुआ तो उससे जाहिर सी बात है डिस्टेंस इंक्रीज होगा। डिस्टेंस बढ़ने से, डिस्टेंस अगर बढ़ा तो जेड इफेक्टिव कम होगा, और अगर जेड इफेक्टिव कम हुआ, और अगर जेड इफेक्टिव आपका कम हुआ तो इससे क्या होगा, अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा। और अगर अट्रैक्शन कम हुआ मतलब दूरियां बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, दूरियां जब बढ़ेंगी न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के बीच में तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी। ये आपको समझ में आ गया होगा। आप साइज से आपको सिंपल देखना है, साइज यहाँ डायरेक्ट देख सकते हो, जैसे साइज अगर बढ़ा तो दूरियां बढ़ेंगी तो अट्रैक्शन कम होगा न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में। जब दूरियां ही कम होंगी, जब दूरियां बढ़ेंगी तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो ये तो क्या आना चाहिए साइज का, देखो हम एटॉमिक रेडियस पढ़ रहे हैं ना, तो आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी से हमको देखना पड़ेगा। पहले आयोनाइजेशन एनर्जी, ये आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। क्योंकि साइज अगर बढ़ा, साइज बढ़ने से दूरियां बढ़ने से अट्रैक्शन, जेड इफेक्टिव कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो ये आना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आना चाहिए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जब ये बढ़ता है ना तो ये घटता है, तो ये ऑर्डर आना चाहिए। ये आपको समझ में आ गया होगा। पहला एटॉमिक रेडियस आता है। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा आता है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये अगर बढ़ा, ये अगर इंक्रीज हुआ, तो ये अगर इंक्रीज हुआ तो मतलब क्या हुआ, अट्रैक्शन बढ़ा, अट्रैक्शन इंक्रीज। और अगर अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ, जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या है, जेड माइनस सिग्मा। तो अगर जेड इफेक्टिव ही बढ़ रहा है तो उससे ओवरऑल अट्रैक्शन बढ़ा, क्योंकि ये होता है नेट फोर्स फेल्ट बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो न्यूक्लियस उसके ऊपर लगाता है, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो जेड इफेक्टिव बढ़ने से अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन अगर बढ़ा तो दूरियां कम हुई, तो अट्रैक्शन बढ़ने से न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के बीच में, आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरियां कम होंगी, और अगर दूरियां कम हुई तो इलेक्ट्रॉन को निकालना कम दूरी से ज़्यादा मुश्किल है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। तो ये तो अब क्या आना चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आना चाहिए जेड इफेक्टिव के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर ये बढ़ा ना तो ये भी इंक्रीज ही होगा, जेड, ये होता है इसका मतलब। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो अट्रैक्शन बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है मुश्किल हो जाएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आना चाहिए। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब हम तीसरा पॉइंट लिखते हैं। तीसरा आता है हमारे पास स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो तीसरा हमारे पास होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट यह होता है, देखो
न्यूक्लियस है, ये उसकी शेल्स है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। तो ये इनर शेल के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। रिपेल करने से क्या होता है, दूरियां बढ़ती हैं, डिस्टेंस बढ़ता था, एटॉमिक रेडियस बढ़ता था। तो ये होता है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्यों वो होता था, जब इनर शेल के इलेक्ट्रॉन बढ़ते थे, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते थे। जब इनर शेल के इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो तब वो होता था। तो अब हम स्क्रीनिंग इफेक्ट देखेंगे। स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर बढ़ा, स्क्रीनिंग इफेक्ट का बढ़ना जेड इफेक्टिव से रिलेट करता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा स्क्रीनिंग इफेक्ट है। तो अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ा तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियर चार्ज घटेगा, न्यूक्लियर चार्ज घटेगा तो जेड इफेक्टिव भी घटेगा। तो यहाँ से जेड इफेक्टिव डिक्रीज करेगा। और अगर जेड इफेक्टिव डिक्रीज किया तो मतलब अट्रैक्शन कम हुआ, जेड इफेक्टिव से हम अट्रैक्शन देखते हैं, अट्रैक्शन कम हुआ। और अगर अट्रैक्शन कम हुआ, अट्रैक्शन अगर कम हुआ, अट्रैक्शन कम है मतलब दूरियां बड़ी हैं, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना तो आसान है भाई। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है डेट इज कम होगी आयोनाइजेशन एनर्जी। ये था आपका जेड इफेक्टिव, ये है स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो क्या होना चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी से स्क्रीनिंग इफेक्ट का, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, बताओ। क्योंकि देखो अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, मतलब इनवर्स रिलेशन होगा किसका, स्क्रीनिंग इफेक्ट का। इस स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर बढ़ा ना तो दूरियां बढ़ेंगी तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, तभी इनवर्स रिलेशन लिखा है। तो ये तीसरा आता है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। इनर शेल के इलेक्ट्रॉन कब बढ़ते थे, जब हम टॉप टू बॉटम जाते थे, शेल बढ़ती थी, इनर शेल्स बढ़ती थी, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन बढ़ते थे। इनर शेल के इलेक्ट्रॉन जब बढ़ेंगे तो वो उस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ फेंकेंगे नहीं। जब वो बाहर की तरफ उसको फेंकेंगे तो उससे डिस्टेंस बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। सिंपल सी बात वही लिखी। तो सारी चीज़ों को आपको लगभग अलोंग द पीरियड और टॉप टू बॉटम ही देखना है। तो वही बात है यहाँ पर। तो ये भी हो गया तीसरा। अब चौथा आता है आपका, वो देखेंगे, चौथा आता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है, ये वाला पॉइंट, चौथा वाला पॉइंट। तो देखना इसमें हाफ फिल्ड जो होते हैं, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड, वो क्या होते हैं, स्टेबल। एक तो ड्यू टू सिमेट्रिक एंड हाई एक्सचेंज एनर्जी। यहाँ पर हम लगभग पी के रेस्पेक्ट में देखते हैं। देखो पी जब हाफ फिल्ड होगा ना तो सारे के सारे ऐसा, पी हाफ फिल्ड मतलब ऐसे, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक की वजह से स्टेबिलिटी आती है हाफ फील्ड। और फुली फील्ड में क्या होता है, एक्सचेंज एनर्जी हाई होती है, मतलब ए से है, ये से है। तो ये क्या है, हाई एक्सचेंज एनर्जी की वजह से। तो वही ये बोल रहा है कि फुली फील्ड और हाफ फील्ड जो होते हैं स्टेबल। तो इसमें हाफ फील्ड में आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले हाफ फील्ड में आपको दिखाता हूँ, हाफ फील्ड जैसे
यहाँ पर तो लगभग वगैरह हम सेकंड पीरियड का ही देखते हैं, सेकंड और थर्ड पीरियड का अलॉन्ग द पीरियड, तो वैसा ही हम देखेंगे जैसे इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अगर आप देखो तो ली बे बकनॉफनी सेकंड पीरियड है, तो सेकंड पीरियड में नाइट्रोजन के पास क्या होगा, इसके पास भी 2p, इसके पास भी 2p, तो ली बे ब क न, इसमें 2p3 है, इसमें क्या है 2p4। तो होना क्या चाहिए था, होना तो ये चाहिए था नाइट्रोजन अलोंग द पीरियड जब हम जाते हैं तो जनरल क्या है, साइज घटता है, तो साइज घटता है मतलब डिस्टेंस घटता है, डिस्टेंस घटता है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होना चाहिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होना चाहिए क्योंकि अलोंग द पीरियड साइज घटता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर यही तो एक्सेप्शन है, ये हाफ फिल्ड हो जाता है, ये हाफ फिल्ड होता है ना 2p3, मैंने आपको वही लिखा है कि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड स्टेबल है। तो 2p3 अगर हम देखें यहाँ पर तो ये ऐसे है, ये ऐसे है 2p4, तो यहाँ पर हाफ फील्ड वाले क्या होते हैं, हाफ फील्ड वाला स्टेबल हो जाता है, तो यहाँ पर ऑर्डर ये नहीं होगा, ये गलत ऑर्डर है, तो ऑर्डर एक्चुअल में ये वाला हो जाएगा, ये वाला ऑर्डर जो है ये वाला ऑर्डर करेक्ट हो जाएगा। तो हाफ फील्ड में आपको याद रखना है और फुली फील्ड में, फुली फील्ड जैसे फुली फील्ड, फुली फील्ड मतलब ये है ना P 1 2 3 फिर पेयरिंग, तो ये फुली फील्ड स्टेबल होते हैं। तो हाफ फील्ड और फुली फील्ड स्टेबल होते हैं, उसका रीज़न मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर आपको सेकंड पीरियड में ध्यान रखना होता है, क्योंकि जब भी आप अलोंग द पीरियड देखो, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो लगभग हर बार आपको जो मैं दिखाऊंगा वही आता है और कुछ नहीं आता। इसमें हम सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड का ही आता है, सेकंड पीरियड का तो बहुत ही ज़्यादा आता है, तो उसी का हमने यहाँ पर लिखा है कि क्या क्या होता है, वैसे ही आपको दूसरों में भी फॉलो करना है। तो जब भी आप आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड सवाल करोगे, जितने भी मैंने फैक्टर अफेक्टिंग्स लिखे हैं तो सारे के सारे आपके दिमाग में आने चाहिए कि कब क्या लगना चाहिए, तो वो आपके दिमाग में आना चाहिए। तो ये आ गया आपका हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब हम चलेंगे पेनिट्रेशन पावर, पांचवा पॉइंट आता है पेनिट्रेशन पावर। पांचवा क्या है, पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर। इसका मतलब होता है क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस। तो पेनिट्रेशन पावर होता है क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के जो सबसे ज़्यादा क्लोज होगा, नज़दीक होगा, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना जाहिर सी बात है, क्योंकि क्लोज मतलब नज़दीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल हो जाएगा। जब साइज छोटा है, जब दूरियां कम है, न्यूक्लियस का उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन काफ़ी खतरनाक है, उस शेल के ऊपर, उस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है। तो हम जब उस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है उसमें से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो उसी के हिसाब से पेनिट्रेशन पावर होता है। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, कि S P फिर D और फिर F। न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा क्लोज जो है वो कौन है, S, फिर कौन है P, फिर है D, फिर F। तो S जो है वो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी S वाले में ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा, मतलब अट्रैक्शन एक तरीके का ज़्यादा लग रहा है, पेनिट्रेशन पावर ये बोल रहा है न्यूक्लियस के क्लोज जो है। तो अब इसमें जैसे आपको बेरिलियम और बोरॉन में दिखेगा,
बेरिलियम और बोरॉन में, बेरिलियम और बोरॉन में कैसा दिखेगा, बेरिलियम और बोरॉन। तो हमारे पास क्या है, बेरिलियम और बोरॉन है, और बेरिलियम और बोरॉन में अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, सेकंड पीरियड से है, तो 2s और ये क्या है 2p। 2s और 2p में अगर आप देखो तो ये क्या है 2s2, 2p1, ये क्या है, ये है 2s2 2p1। तो एक तरीके का ns2 और np1 है, ns2 और np1 में आपको देखना है, np1 में तो न्यूक्लियस के क्लोज कौन सा है, s जो है वो ज़्यादा क्लोज है न्यूक्लियस के। जब न्यूक्लियस के क्लोज होगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। तो बेरिलियम और बोरॉन में से ऑर्डर ये रहता है जनरल। अगर आप देखो तो ये बेरिलियम और बोरॉन, बेरिलियम से देखो अगर थर्ड पीरियड के लिए भी आपको देखना है, बेरिलियम से नीचे क्या होता है, बेटा मांगे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के लिए अगर आप देखो ये कार्बन, मैग्नीशियम और कार्बन में अगर आप देखो, नहीं एल्युमिनियम आता है, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, बैंगन आलू आता है ना, एल्युमिनियम। अगर इनमें से आप देखो तो ये भी हमारे पास क्या है, ns2 np1, यानी ये है हमारे पास 3s2 3p1, ये है 3p1। तो s ज़्यादा क्लोज है तो ऑर्डर ये होना चाहिए। तो वही मैंने यहाँ पर भी लिखाया है, तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर भी आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। पेनिट्रेशन मतलब होता है न्यूक्लियस के क्लोज। तो ये 5 फैक्टर आपको दिमाग में रखने होंगे जब आप क्वेश्चन आयोनाइजेशन एनर्जी का सॉल्व करोगे। लेकिन मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, उससे आप चुटकी भर में इनको आसानी से सारे के सारे सवालों को निपटा पाओगे, सारे के सारे सवालों को। और आता क्या है मैं वो भी आपको साथ साथ में बताऊंगा। पहले पॉज करो, नोट करो इसको। अब हम देखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी IE1 ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पीरियड। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आता है। सेकंड पीरियड का अगर आप देखो तो क्या होता है, सेकंड पीरियड ऐसा होता है, ली बे ब क न ओ फ नी। ये होता है 2s1 2s2 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6। तो ये ऐसा होता है 2s1 2s2 2s1 2s2 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 और 2p6। तो अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन, अलोंग द पीरियड अगर जनरल देखो तो साइज घटता है, साइज घटता है मतलब अट्रैक्शन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो आना तो चाहिए ये ऑर्डर, देखो ऐसे चलना चाहिए। तो जब भी आपको ऐसा है ना, पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आप अगर आपको अच्छे से करना होगा सॉल्व ऐसे करके, तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो ऐसे करके आउटर वाला। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पर s 2s2 और 2p1 में से कौन सा, यहाँ पर पेनिट्रेशन पावर कॉन्सेप्ट लग रहा है, यहाँ पर पेनिट्रेशन पावर लगेगा, बेरिलियम और बोरॉन पेनिट्रेशन पावर। सवाल को सॉल्व करते वक्त सारी चीज़ें पेनिट्रेशन पावर यहाँ पर लगता है। तो s जो है उसको वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है, तो इलेक्ट्रॉन को निकलना मुश्किल हो जाएगा, तब ये इसका ऑर्डर ऐसे आएगा यहाँ पर, ये ऑर्डर। और आगे बढ़ो, अभी यहाँ पर क्या है P3 और P4 में से, मैंने आपको वहाँ पे लिखा था NP3 और NP4, NP3 और NP4 में से किसको निकालना। ये क्या है, ये हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड जो होता है वो स्टेबल होता है, मैंने क्या लिखा था, हाफ फिल्ड जो होता है, इसका रीज़न है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑर्डर उल्टा पलट जाएगा,
यहाँ पर ऑर्डर फुल्ली फिल्ड, यहाँ पर फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, फुल्ली फिल्ड, तो ये आता है इसका ऑर्डर। तो पहले इसको पॉज करो, नोट करो। देखो इसका ऑर्डर अब एक्चुअल में क्या आएगा। ये इसका ऑर्डर आ जाएगा। ये अब इसको पूरे को करके ये एक्चुअल में ऑर्डर आएगा। तो ये इसका ऑर्डर आ जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये डायरेक्ट आप ऑर्डर कैसे याद रख सकते हो। सेकंड पीरियड के लिए भी, थर्ड पीरियड के लिए भी आप दोनों का आसानी से निकाल सकते हो। आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, इफ वैल्यू ऑफ n इज सेम, अगर n की वैल्यू सेम है, जैसे वो 2 3 मतलब पीरियड की वैल्यू अगर सेम है, तब आप क्या कर सकते हो, तब आपका ऑर्डर ये इसलिए आएगा NS1 NP1 NS2 NP2 NP4 NP3 NP5 NP6। सीधे ये ऑर्डर आप याद रख सकते हो। डायरेक्ट यही लगाना है आपको, जब भी सवाल सॉल्व करना होगा डायरेक्ट ये वाला पॉइंट लगा दो, ये आपका आ जाएगा। बस ये आपको याद रखना है। जो अभी मैंने यहाँ पर जनरल ऑर्डर लिखा ना, वो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने लिखा है। अब अगर हम थर्ड पीरियड का मैं आपको दिखाऊं ऐसे करके, ताकि आपको अच्छे से पता चले कि ये लगता भी है या नहीं लगता। देखो थर्ड पीरियड कौन सा है, पहला हमने देखा सेकंड पीरियड, लीबे बकनॉफनी। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। यानी ना, मांग, जी, आल, सी, फिर, से, कल और, ऐसे करके ये आ जाएगा। तो अब ये थर्ड पीरियड है, तो थर्ड पीरियड में पहले ऑर्डर लिखो 3s1, बस कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखना है 3s1 3s2। एल्युमिनियम ये NP1 है, NP1 है, ये NP2 है, NP3 दैट इज NP4, ये आ जाएगा NP5, ये है NP6। तो अब आपको सिंपल ये ट्रिक फॉलो करनी है। पहले क्या आएगा NS1, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लिखा है, मतलब कम से ज़्यादा की ओर। पहला आएगा ये वाला सोडियम वाला NS1, NS1 के बाद NP1, फिर एल्युमिनियम, फिर NS2 मैग्नीशियम, फिर NP2 सिलिकॉन, फिर NP4 सल्फर, फिर NP3 फास्फोरस, फिर NP5 क्लोरीन और फिर NP6 आर्गन। तो इस वाली ट्रिक को आप यहाँ लगा सकते हो, सेकंड थर्ड सब में आप इसको लगा सकते हो, अगर वैल्यू आपकी क्या रहती है, सेम n की वैल्यू। तो ये आपका ब्रह्मास्त्र पॉइंट है, ये वाला सेकंड और थर्ड पीरियड, और सवाल यहीं से आएगा और कहीं से नहीं आता। तो ये नीट के अंदर हर साल ये सवाल जो है वो आता है। सेकंड पीरियड का ही ज़्यादातर आता है, लेकिन आप थर्ड पीरियड का भी IE1 का ऑर्डर लिख सकते हो। तो IE2 अगर आपको लिखना होगा तब भी आपको ऐसे ही करना है। पहले आप इसको पॉज करो, नोट करो। अब कुछ पॉइंट लिखा होगा, NCERT के पॉइंट है कि मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है इन अ पीरियड, पीरियड के अंदर मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है ना, दैट इज इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस की सबसे ज़्यादा होती है। और मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है इन अ पीरियड के अंदर, वो होती है अल्कली मेटल AM। अल्कली अर्थ मेटल को हम लिखते हैं AEM करके, तो अल्कली मेटल की।
इनर्ट गैसेस की मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी क्यों होती है? क्योंकि फुल्ली फिल्ड कन्फिग्रेशन है, ना वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते ना वो इलेक्ट्रॉन देना चाहते। तो अगर वो लेना भी नहीं चाहते ना देना चाहते, इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहते, तो अगर आप फिर भी इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन, इनर्ट गैसेस क्या करते हैं? इनर्ट गैसेस कौन से होते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन। इनमें क्या होता है? ये फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन होता है। इनमें फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन होता है, ना ये इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं ना ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, स्टेबल होते हैं। लेकिन फिर भी आप इलेक्ट्रॉन इनमें से निकालना चाहते हो तो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी डेट्स वाई इनमें सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी अल्कली मेटल्स की होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मेटल्स होते हैं। क्योंकि एस ब्लॉक क्या है? मेटल्स, और मेटल्स की प्रॉपर्टी ही होती है कि वो इलेक्ट्रॉन दे। तो ये तो एनसीईआरटी की जब आप डायग्राम देखोगे वहाँ पर लिखा हुआ है कि द पीरियोडिसिटी ऑफ द ग्राफ इज क्वाइट स्ट्राइकिंग, यू विल फाइंड मैक्सिमा एट द नोबल गैसेस। तो वो क्यों बोल रहा है मैक्सिमा एट द नोबल गैसेस? वो आयनाइजेशन एनर्जी का वहाँ पे बोल रहा है मैक्सिमा एट द नोबल गैसेस। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल कन्फिग्रेशन है, फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन है। और बोलता है ऑन द अदर हैंड यू विल फाइंड मिनिमा एट द अल्कली मेटल्स। क्यों ये लिख रहा है अल्कली मेटल्स में? क्योंकि मेटल्स हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। और लिखता है कि इट कॉरस्पॉन्ड्स टू द हाई रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो ये मैं अभी आपको, जब हम आगे कुछ पॉइंट्स लिखेंगे तब आपको पता चलेगा कि रिएक्टिविटी इनकी कैसे बढ़ती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, तो मैंने इसको ब्रेक डाउन करके ऐसा लिखा है, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हम सेकंड पीरियड का देखते हैं। सेकंड पीरियड का आयोनाइजेशन एनर्जी आप कैसे निकाल सकते हो। I2 ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड का, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड का आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। तो इसमें आपको क्या देखना है, जैसे सेकेंड पीरियड क्या है? ली बे ब क न ओ फ नी। तो मैं आपको कुछ यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे क न ओ फ, इसका क्या आता है? इसका P2 है, 2s2, 2p2 है, ये 2p2, 2p3, 2p4, 2p5। अब यहाँ पर आप CSL लिख सकते हो। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है IE2, मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन हमको रिमूव करना है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल चुका है, हमको सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो ये भी आपको याद रखना है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। इसका मतलब क्या है? अगर I2 आपको बोलेगा, I2 अगर आपको बोलेगा तो मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। सेकंड इलेक्ट्रॉन अगर आपको रिमूव करना है मतलब पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है, तो आप पहले जब आपको I2 लिखना होगा ना, तो कॉन्फ़िगरेशन में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, बस ये आपको पॉइंट याद रखना है। और फिर आपको आयोनाइजेशन एनर्जी सॉल्व, फिर जो ऑर्डर है वही लगाओ, फिर जो ऑर्डर मैंने आपको लिखाया है वही लगाओ, फिर वही ऑर्डर लगाओ। लगाओ I1 वाला, ये पॉइंट अगर आपने याद रख दिया बस आप इसको आसानी से इस सवाल को सॉल्व कर पाओगे। मतलब ये पूछ रहा है कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, इसका मतलब क्या है? पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है, तो इसका क्या होगा? 2p1, इसका क्या होगा? 2p2, इसका क्या होगा? 2p3, इसका क्या होगा? 2p4, ये ऑर्डर होगा। अब आपको लगाना है वो। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए अब आप सेम ऑर्डर लगा सकते हो जो मैंने आपको दिखाया है। तो NS1 NP1, तो पहले ये आएगा,
कार्बन, NS1 NP1, फिर NS2 NP2, NS2 तो नहीं है तो NP2 है, NP4 और NP3, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। सेम ये वाला, ये सेकंड पीरियड के लिए है। मैंने 4 का ही दिखाया, आप पूरे का इसी करके दिखा सकते हो। अगला अगर हम देखें थर्ड पीरियड के लिए, थर्ड पीरियड के लिए भी मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। ना मांग जी आलसी, सेम ही है यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर 3s2 3s1, ये क्या है 3s1 3s2, ये है 3p1 3p2। मैंने क्या बोला, सेकंड पूछेगा तो पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो। क्या करना है, जब भी मैं आपको मैंने आपको क्या बोला कि जब भी ऐसा लिखना हो तो पहला इलेक्ट्रॉन क्या कर दो, रिमूव कर दो। तो अब क्या यहाँ पर होगा, जब आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, जब आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे 1s2 2s2 2p6, 2p6 के बाद अब हमने इसको निकाल दिया तो अब 2p6 आ जाएगा। इसका कन्फिग्रेशन 2p6, इसका 3s1, इसका 3p आ गया ना, 3s2 हो जाएगा इसका, अब 3s2, अब इसका 3p1। तो अब आपको ऑर्डर लगाना है, इसको मिटा रहा हूँ। अब आपको ऑर्डर लगाना है, सेम ऑर्डर फॉलो करो। सबसे NS1 मैग्नीशियम, NP1 है कोई सिलिकॉन, NS2 NP2, NS2 एल्युमिनियम, फिर NP2, तो फिर ये NS1 NP1 NS2 NP2 NP3 NP4 NP5 और NP6, तो सीधे NP6 है, तो फिर ये आ जाएगा सीधे सोडियम। तो सेम मैं चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ, बस ये आपको चीज़ याद रखनी है। और पूछेगा अगर सेकंड और थर्ड का, और पूछता भी है उसमें से फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, लेकिन अगर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी पूछेगा तो पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, उसके बाद सेम ऑर्डर लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको पॉज करो, नोट करो। देखो एक बात याद रखना, एक पॉइंट लिखा लेता हूं मैं आपको, कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी जिसकी ज़्यादा होगी, मतलब ये एक तरीके का मेटल की बात है कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी जिसकी ज़्यादा होगी तो उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। कोई चाहता ही है मैं इलेक्ट्रॉन दूं, तो उसमें अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मुझे आयोनाइजेशन एनर्जी कम ही तो देनी पड़ेगी। लेकिन वहीं पर इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी किसी की कम है, जैसे हमारे पास कौन सा नोबल गैसेस, इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहते फिर भी आप निकाल रहे हो, तो एनर्जी तो ज़्यादा देनी पड़ेगी फिर भाई। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हो। तो एक तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी चेंज जो होगा ना उतना ही ज़्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा मतलब करीब उतना ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब हम देखते हैं कि ब्लॉक वाइज आयोनाइजेशन एनर्जी, ब्लॉक वाइज आयोनाइजेशन एनर्जी हम देखेंगे। जैसे सबसे पहले आता है एस ब्लॉक, टॉप टू बॉटम देखेंगे, टॉप टू बॉटम क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। तो टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, कम। तो देखना कौन कौन सा है, ली, ना, की,
रब से बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। तो नो एक्सेप्शन, यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो आप इसमें आसानी से चिल कर सकते हो। यानी टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, तो मतलब सबसे ज़्यादा छोटे वाले की होगी, तो ये होगा। इसमें कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को देखो, मतलब हम अलोंग द पीरियड देख रहे हैं, तो अलोंग द पीरियड साइज घटता है, मतलब डिस्टेंस घटता है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, तो ऑर्डर ये होना चाहिए। ये अलोंग द पीरियड है अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल में से। तो ये जो है ये टॉप टू बॉटम मैंने आपको लिखा है, ये अलोंग द पीरियड है अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल का अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये। तो ये बात भी आपको याद रखनी, इसको पॉज करो, नोट करो। तो अगर अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल है, I1 ऑर्डर देखो, I1 ऑर्डर देखो, तो इसमें होता है NS2, नहीं इसमें NS1, अल्कली के अंदर NS1 और इसमें NS2। तो यहाँ पर पेनिट्रेशन पावर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ये न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, और साइज भी अलोंग द पीरियड कम, जो होना चाहिए वही होगा। लेकिन ये तो I1 है, लेकिन अगर वहीं पे मैं अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल का IE2 पूछ लूँ, तो ये NS1 होता है, ये NS2 होता है। अब मैंने IE2 पूछा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो मतलब तो ये क्या हो जाएगा, तो ये NS1 NS2, तो ये P6 हो जाएगा, ये P6 हो जाएगा, ये P6 और ये S1 हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखाया था आपको, NS1 NP1 NS2 NP2, NP6 का सबसे ज़्यादा होता था। तो अब आयोनाइजेशन एनर्जी का अब ये ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा मुश्किल है, तो I2 का ऑर्डर, तो इसको भी आपको दिमाग में बसाना है। P ब्लॉक, टॉप टू बॉटम क्या होना चाहिए, साइज बढ़ता है तो डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है तो I कम होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो P ब्लॉक में हमको ग्रुप 13 और ग्रुप 14 में देखना है, ग्रुप 13 ग्रुप 14, इसमें आपको देखना है 13 क्या होता है। 13 में क्या आता है, बोरोन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थेलियम, बैंगन आलू गाजर इन थैला। ग्रुप 14 में कहे सीता जी सुनो प्रभु, ऐसा आ जाता है इसमें ऑर्डर। होना क्या चाहिए टॉप टू बॉटम, देखो टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, मतलब इसका ज़्यादा होना चाहिए था यहाँ पर भी। ये होना चाहिए था, लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पर आ जाता है ग्रुप 13 और ग्रुप 14 में। जब आप ये सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, ये फोर्थ का है, तो यहाँ पर 3D सीरीज आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लगता है, यहाँ पर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होता है। जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, जब हम एल्युमिनियम से गैलियम की ओर आते हैं तो क्या आते हैं, D के 10 एलिमेंट आते हैं, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर पाते। जब इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को भगा ही नहीं पाएंगे तो दूरियां कम होंगी, तो इसका ऑर्डर उल्टा हो जाता है। ये भी आपको समझ में आना चाहिए। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। मतलब क्या हो रहा है, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल ही नहीं कर पा रहे हैं,
रिपेल नहीं कर पा रहे हैं, मतलब जेड इफेक्ट होता है जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा अगर कम हुआ तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, तो इसका मतलब क्या है, जेड इफेक्टिव यहाँ पर बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो अट्रैक्शन, अट्रैक्शन क्या करेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ने से क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ऑर्डर उल्टा चलता है, क्योंकि इसका साइज छोटा हो जाता है। होना तो चाहिए था साइज बड़ा, लेकिन इसका साइज छोटा हो जाता है पोर स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन मैंने पढ़ाया हुआ है। एक तो आपको यहाँ पर याद रखना है, एक तो इंडियम से थेलियम जब आप जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एफ के 14 एलिमेंट्स आ जाते हैं, क्योंकि छठे पीरियड में आते हैं। तो ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, सिक्स। तो फिफ्थ से सिक्स में जब आप जाते हो तो यहाँ पर लगता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या लगता है यहाँ पर, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, यानी इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को, एफ के इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पोर स्क्रीनिंग इफेक्ट मैंने पढ़ाया हुआ था कि डी और एफ का पोर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। तो अगर रिपेल ही नहीं कर पाएंगे, रिपेल नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। तो सेम ही यहाँ पर भी होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ऑर्डर जो था वो उल्टा हो जाता है यहाँ पर। अभी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी होगा, ग्रुप 14 में ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता, ये आपको याद रखना है, यहाँ पर नहीं लगेगा, लेकिन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है यहाँ पर, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन सेम ही तरीके का यहाँ पर भी लगेगा, तो ऑर्डर उल्टा आ जाता है। बस ये आपको याद रखना है। फिर इसको आप 15, 16, 17, 18 में टॉप टू बॉटम क्या होना चाहिए, साइज बढ़ना चाहिए, तो बढ़ता है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, 15 है ये, 16, ये 17, ये 18। टॉप टू बॉटम क्या है, 15 में क्या आता है, नाइट्रोजन, ना पी ए से सबके बीच। मैं आपको सीधे डायरेक्ट लिखा लेता हूँ क्या होगा, कि 15, 16, 17, 18, तो नो एक्सेप्शन। अभी तक जो पीछे कर रहे थे वही, मतलब सेम कॉन्सेप्ट लगा सकते हो आप यहाँ पर, आप सेम ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, ये वाला कोई एक्सेप्शन नहीं है यहाँ पर। लेकिन इस ऑर्डर, ये जो दो ऑर्डर हैं, इसको याद करने के लिए भी मैं आपको बता सकता हूँ कि फाइनल ऑर्डर इसका क्या आ जाता है। देखना, बोरॉन का आ जाता है बोरॉन, हीलियम, गैलियम, एल्युमिनियम और इंडियम, ये ऑर्डर आ जाता है। इसको आप याद रख सकते हो इसे। बीत गई, ऐसे करके याद रख सकते हो। बी से बोरॉन, टी से थेलियम, गैलियम, एल्युमिनियम, इंडियम। तो ये आप ऑर्डर याद रख सकते हो इसे। बीत गई आप याद रख सकते हो। और फिर आता है अगला, कहे सीताजी, कहे सीताजी सुरप्रभु। यहाँ पर सिंपल सा इसको पलट दो बस, कहे सीता जी, पहले लेड आएगा फिर टिन आएगा, बस यहाँ पर आपको याद रखना है। बाकी सेम है, मतलब सिर्फ एक ही जगह से शफलिंग करनी है, एंड पे शफलिंग करनी है बस, ये बाकी में सेम ही होगा। तो इसको पॉज करो, नोट करो, पी ब्लॉक खत्म। ये 13 का है, ये 14 का फाइनल ऑर्डर है, ये फाइनल ऑर्डर है दोनों का कि फाइनल क्या होगा। फाइनल आपको यही याद रखना है, बोरॉन और ये, बस बाकी में सेम ही चलेगा जैसे चलना चाहिए। तो जर्नल आपको पता होना चाहिए जर्नल क्या है, तो वो मैं पहले ही लिखा रहा हूँ कि कैसा है। ये मैंने इनका बता दिया आपको कि सेम लगा सकते हो। तो 13, 14 में आपको याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे
डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में भी टॉप टू बॉटम डी ब्लॉक है। टॉप टू बॉटम सेम ही चलेगा, टॉप टू बॉटम जनरल तो सेम ही होगा, ये जनरल में लिख रहा हूँ यहाँ पर डी ब्लॉक का। अब यहाँ पर मैं आपको सीधे डायरेक्ट लिखाऊंगा टॉप टू बॉटम कॉन्सेप्ट। टॉप टू बॉटम के लिए सीधे ये आपको याद रखना है, काम खत्म हो जाएगा। एक तो ग्रुप 3 के लिए यहाँ ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक होता है ना डी ब्लॉक। ग्रुप 3 के लिए पहला कितनी सीरीज होती है? 3 ही सीरीज, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, यही तो होता है। तो ग्रुप 3 के लिए क्या होना चाहिए? टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम ग्रुप 3 में कोई एक्सेप्शन नहीं है। टॉप टू बॉटम क्या होना चाहिए? आयोनाइजेशन एनर्जी कम, तो मतलब इसकी सबसे ज़्यादा है। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा, कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। अगला ग्रुप 4, 5, 6 और 10, इसके लिए पहले 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। तो यहाँ पर ये जो है ना, इसको उल्टा कर दो, सिंपल। ये ऑर्डर हो गया आपका 4, 5, 6 और 10 के लिए सीधे। और ग्रुप, आप कौन सा ग्रुप बच रहा है? 7, 8, 9, 11, 12। 7, 8, 9, 11, 12 में कितना है? यह है 3D सीरीज, 4D सीरीज और ये 5D सीरीज। 3 सीरीज है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। तो यहाँ पर क्या है? 5D सीरीज ऐसा है, यहाँ पर शफलिंग कर दो, मतलब यहाँ पर आपको सिर्फ शफलिंग करनी है। जैसे फिर लिखो आप यहाँ पर ऐसा चलेगा, 5D का सबसे ज़्यादा, उसके बाद 3D का, उसके बाद 4D का। तो ये आपका हमारे पास किस में आ गया? ये आपका टॉप टू बॉटम पूरा डी ब्लॉक का हो गया। जैसे इसमें क्या है यहाँ पर, तो ग्रुप 3 में क्या होता है? स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथेनम, ये आना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं 12 का दिखाता हूँ, ग्रुप 12 का, जैसे जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, तो ये ज़्यादा होना चाहिए। जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। पहले यहाँ पर जिंक आएगा, कैडमियम खत्म। तो यहाँ पर तो फिर सीधे ही चलेगा। ये ग्रुप 4 का कोई भी ले लो, ग्रुप 4 का 3D सीरीज का, 4D सीरीज का और 5D सीरीज का नॉर्मल चलाओ, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है वैसे। तो ये आपका टॉप टू बॉटम हो जाएगा डी ब्लॉक का ऑर्डर। तो इसको पॉज करो, नोट करो। तो यहाँ पर देखो 4, 5, 6, 10, सिर्फ 3 को छोड़ करके 4, 5, 6, 10, 7, 8, 9, मतलब 3 को छोड़ करके 4 से 12 तक 5D सीरीज का आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा है। एनसीईआरटी लिखती भी है ये। एनसीईआरटी के अंदर देखना, वो वहाँ पर लिख रहा है, वहाँ पर लिखती है एनसीईआरटी कि इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स 5D सीरीज हैज मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी। लेकिन आप यहाँ बोलोगे नहीं 3D सीरीज, यहाँ पर तो मैक्सिमम 3D सीरीज का है, तो वो वहाँ पर वो लिखती है एक्सेप्ट 3D सीरीज। 3D सीरीज को छोड़ करके बाकी सब में, सभी ग्रुप्स में, डी ब्लॉक के ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम 5D सीरीज का ऑर्डर सबसे ज़्यादा है। देखो 5D सीरीज का ऑर्डर सबसे ज़्यादा है। तो ये आप फिर एनसीईआरटी के अंदर आप एनसीईआरटी को खोल करके देख सकते हो अभी, तो ये पॉइंट भी लिखा हुआ है। अब डी ब्लॉक में ही हम चलते हैं अलोंग द पीरियड। ATG लिख रहा हूँ मैं, ATP लिख रहा हूँ मैं। ATP का मतलब है अलोंग द पीरियड। डी ब्लॉक में अलोंग द पीरियड, लेफ्ट टू राइट, यहाँ आप लिख सकते हो लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट एक पॉइंट लिख सकते हो कि
फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच सीरीज, उसका मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी, लास्ट एलिमेंट ऑफ ईच सीरीज उसका मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी। ऐसा क्यों? तो फर्स्ट एलिमेंट जो हर सीरीज का, जैसे 3D सीरीज का, 4D सीरीज का, 5D सीरीज का, उसकी मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी कहाँ होगी? लास्ट एलिमेंट जो हर सीरीज का है उसकी मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। जैसे 3D सीरीज का और 4D सीरीज, 5D सीरीज। स्कैंडियम, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? मिनिमम। स्कैंडियम से जिंक, इसकी मैक्सिमम 3D सीरीज के लिए। यट्रियम, इसका मिनिमम। कैडमियम मैक्सिमम। यहाँ पर लैंथेनम मिनिमम। मर्क्यूरी, इसका मैक्सिमम। तो पहले एलिमेंट यही मैंने यहाँ पर लिखा है, ये जो है यही यहाँ पर लिखा है, तो ये ऑर्डर होगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। 3D सीरीज डी ब्लॉक में देखो, डायरेक्ट याद रखना। ये आ जाता है 3D सीरीज में आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर अलोंग द पीरियड, लेफ्ट टू राइट 3D सीरीज में। तो मैंने ये कैसे लिखा, तो आप याद रख सकते हो इसे। सुनो विनीता कमाल थी, मानी नहीं, मानी नहीं क्यों, कौन, फिर जाने। ये जो है ये ट्रिक है, सुनो विनीता कमाल थी, मानी नहीं क्यों, कौन, फिर जाने। तो ये 3D सीरीज में अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो डी ब्लॉक के अंदर ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब आप एनसीईआरटी के अंदर देखोगे नोट, जब आप एनसीईआरटी के अंदर देखोगे वहाँ लिखता है 2, 6, 7 पे ड्रॉप आता है। टू, 6 और 7 पे ड्रॉप आता है, मैंने फाइनल ऑर्डर ही लिख दिया है। तो ये भी आपको याद रखना, क्या पता स्टेटमेंट में आए तो आप लगा भी सकते हो। जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, तो D1, D2, D6, D7 ऐसे करके उनमें ड्रॉप आता है, तो वो ये है। तो इसको पॉज करो, नोट करो जल्दी से। ब्लॉक में ज़्यादा कुछ नहीं है, 2 पॉइंट्स हैं कि IE1 and IE2 is similar to calcium। दूसरा पॉइंट IE3 is similar to
एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के सिमिलर, और यहाँ से PyQ आया हुआ है कि I1 और I2 जो है वो सिमिलर है कैल्शियम के, और I3 जो है वो एल्यूमिनियम के सिमिलर है। ये आपको याद रखना है ए ब्लॉक के अंदर। इसमें क्या देखने को मिलता है, इरेगुलर वेरिएशंस, इरेगुलर वेरिएशंस आपको ए ब्लॉक के अंदर दिखता है, इरेगुलर वेरिएशंस।